गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने नाभिकीय विखंडन, सलाइन और परमाणु भट्ठी की बात की थी। यह न्यूक्लियर फिजिक्स का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे न्यूमेरिकल फिजिक्स के। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए कि 30 Zn 64 की त्रिज्या का मान ज्ञात करो। अब मैंने क्या कहा था कि आपको जो भी न्यूमेरिकल दिया हुआ हो उसमें जो राशियाँ गिवन है आप उनको सबसे पहले लिख लो। तो देखो क्या दिया हुआ है। अब मैंने क्या कहा था कि ये जेड एक्स से इसको कंपेयर करो तो क्या दिया हुआ है 30 Zn 64। तो देखो कंपेयर करोगे तो इसके जो चरणों में यहाँ पे तो जेड लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 30। तो आप लिख दोगे कि जेड इज इक्वल टू 30 और इसके सिर पे देखो ए लिखा हुआ है, इस पे 64। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 64 और यहाँ पे जो अक्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी Zn। अब आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है कि त्रिज्या का मान ज्ञात करो। तो त्रिज्या का आपने फॉर्मूला पढ़ा है आर इज इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3 और जानते हो आर नोट की वैल्यू क्या होती है। आर नोट की वैल्यू होती है 1.2 फेमटोमीटर। तो आर नोट की वैल्यू रख दो 1.2 इंटू ए की जगह आपने रख दिया 64। अब 64 की पावर 1/3 तो पावर 64 की पावर जब आप 1/3 करोगे तो क्या आएगा 4। तो क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 4 इज इक्वल टू 4.8 और आपने आर नोट किस में रखा है फेमटो में। तो आंसर किस में आ जाएगा फेमटोमीटर में। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, वही इसको भी आप जेड एक्स से कंपेयर कर लो। तो 15x22। अब बताओ मैं पूछूं कि जेड का मान कितना है 15 और बताओ जेड ही तो प्रोटॉन होता है। तो मैं पूछूं इसमें कितने प्रोटॉन है तो आप क्या जवाब दोगे कि सर 15 प्रोटॉन है। और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 22 और ए होता क्या है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग ही तो क्या कहलाता है द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है गिवन है जेड बराबर 15, इसको प्रोटॉन भी बोला जा सकता है और ए दिया हुआ है 22। आपको पूछा क्या है कि प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो इसके चरणों में जितना लिखा हुआ है वही किसको बताता है प्रोटॉन को। तो कितना लिखा हुआ है 15, तो प्रोटॉन तो कितने हो जाएंगे 15। दूसरा इसमें क्या पूछा है कि बताइए न्यूट्रॉन कितने हैं। तो न्यूट्रॉन द्रव्यमान संख्या क्या होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। यहाँ से अगर मैं न्यूट्रॉन निकालना चाहूँ तो ए माइनस क्या हो जाएगा पी। ए बताओ कितना है 22, पी कितना है 15। तो आंसर कितना आ जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक यू के तुल्य ऊर्जा वो भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बतानी है। देखो आपको हो सकता है एक यू लिखा हुआ दिख जाए या कभी कभार आपको एक एम यू भी दिख सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, चाहे तो एक यू हो और चाहे तो एक एम यू हो, दोनों ही एक ही बात है। और एम यू आप जानते हो द्रव्यमान ज्ञात करने की एक यूनिट होती है और मैंने ये न्यूमेरिकल आपको करवाया है कि एक एम यू के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और न्यूमेरिकल्स में हम 931 ही काम में लेते हैं। तो यह है एक यू के तुल्य ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई नाभिक बीटा 6 के उपरांत अपने समस्थानिक में बदलेगा या समभारिक में। तो मुझे बताओ कि जब भी बीटा 6 होता था तो मैंने वहां पे बताया था कि चाहे तो बीटा माइनस हो या बीटा प्लस हो, दोनों में ही द्रव्यमान संख्या क्या रहती है अपरिवर्तित। और अगर द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रही इसका मतलब वो समबारिक हुआ या समस्थानिक हुआ, वो समबारिक हुआ। बारिक क्यों हुआ क्योंकि द्रव्यमान संख्या भार को व्यक्त करती है। तो बताओ भार थोड़ा बदला, चाहे बीटा माइनस हो चाहे बीटा प्लस 6 हो, दोनों में ही द्रव्यमान संख्या क्या रहती है नियत रहती है, वो बदलती नहीं। इसका मतलब भार नहीं बदलता, भार नहीं बदलता इसका मतलब वो किस में कन्वर्ट होते हैं समबारिक में। तो आंसर क्या हो जाएगा कि कोई नाभिक बीटा 6 के उपरांत अपने समबारिक में बदलता है। नेक्स्ट है कि अल्फा या बीटा किरणों में से किसका स्पेक्ट्रम विविक्त होता है। तो याद रखना जो अल्फा गण का स्पेक्ट्रम होता है वो तो विविक्त होता है और बीटा गण का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है वो सतत होता है। नेक्स्ट विखंडन की कौन सी श्रृंखला पर परमाणु भट्ठी आधारित है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो परमाणु भट्ठी है वो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का एग्जाम्पल है और जो परमाणु बम है वो क्या है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की परमाणु भट्ठी में मंदक के रूप में आने वाले किसी एक पदार्थ का नाम लिखिए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परमाणु भट्ठी में मंदक के रूप में आने वाले किसी एक पदार्थ का नाम लिखिए। तो मंदक के रूप में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है या किसका किया जाता है भारी जल D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु कैपिटल टी व क्षयांक लेमड़ा में संबंध बताइए। तो मैं ये डेराइव करवा चुका हूँ लास्ट के लेक्चर में, आप देख सकते हो टी इक्वल टू log 2 अपॉन लेमड़ा या 0.693 अपॉन लेमड़ा। नेक्स्ट सक्रियता की ऐसा इकाई, सक्रियता की जो ऐसा इकाई होती है उसको बेकेरल या कहीं कभी कभार आप इसे बेकुरल भी लिखा हुआ देखोगे तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है। तो इसकी इकाई क्या होती है बेकुरल या बेकेरल और आप जानते हो एक बेकुरल में 1/6 पर 1 सेकेंड मान होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की किसी रेडियो एक्टिव तत्व है जिसकी द्रव्यमान संख्या तो कितनी है 218 और परमाणु क्रमांक कितना है 84, बीटा माइनस कण उत्सर्जित होता है तो तत्व की द्रव्यमान संख्या व परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो देखो क्या दिया हुआ है कि आप जेड एक्स से कंपेयर करो तो जेड का मान तो कितना है 84 एक्स और ए का मान कितना है 212, इससे कौन सा क्षय हो रहा है बीटा माइनस क्षय हो रहा है। तो याद करो मैंने क्या कहा था कि चाहे तो बीटा प्लस हो चाहे बीटा माइनस हो, दोनों में ही द्रव्यमान संख्या तो अपरिवर्तित रहती है। तो यहाँ पे जो भी परमाणु आएगा उसकी द्रव्यमान संख्या तो आप वही लिख दो 218। और मैंने क्या कहा था कि जब माइनस दिया हुआ हो तो एक प्लस कर दो और अगर प्लस दिया हुआ है तो एक माइनस कर दो। तो यहाँ पे बताओ कौन सा चाहिए बीटा माइनस का मतलब परमाणु क्रमांक में आप क्या करोगे ए की वृद्धि करोगे तो क्या आ जाएगा 85। याद रखना अगर यहाँ बीटा प्लस होता तो आप एक माइनस करते और यहाँ क्या आता 83, बट यहाँ पे क्या है बीटा माइनस है इसलिए आप एक प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा परमाणु क्रमांक तो कितना जाएगा 85 और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। तो क्या पूछा है कि द्रव्यमान संख्या व परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो परमाणु क्रमांक तो हो जाएगा 85 और द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी 218। नेक्स्ट कि क्या गामा क्षय के बाद नाभिक की द्रव्यमान संख्या में हानि होती है। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो गामा क्षय में मैंने पढ़ाया था कि ना तो परमाणु क्रमांक बदलता है और ना ही द्रव्यमान संख्या बदलती है। जब दोनों ही नहीं बदलेगी तो ना तो परमाणु क्रमांक में हानि होगी और ना ही द्रव्यमान संख्या में। तो क्या पूछा है कि द्रव्यमान संख्या में हानि होती है तो आप बोलोगे नहीं। अगर यहाँ पे परमाणु क्रमांक होता तो भी यही जवाब होता, क्योंकि ना तो परमाणु क्रमांक बदलता है और ना ही द्रव्यमान संख्या। गामा एक्चुअल में क्या है, एक एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि एक नाभिक के न्यूक्लियोनों को एक दूसरे से पृथक कर दिया जाए तो कुल द्रव्यमान बढ़ता है। यह द्रव्यमान कहाँ से आता है, तो आप जानते हो जब मैंने आपको नाभिक की बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान क्षति और प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पढ़ाई थी तो वहाँ पे बताया था कि ये कहाँ से आएगा, नाभिक की बंधन ऊर्जा से। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि एक नाभिक के न्यूक्लियोनों को एक दूसरे से पृथक कर दिया जाए तो कुल द्रव्यमान बढ़ता है। और ये आता कहाँ से है, जब आप उनको तोड़ोगे तो एनर्जी के रूप में रिलीज होगा, तो वो आएगा नाभिक की बंधन ऊर्जा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया में क्रांतिक द्रव्यमान से क्या तात्पर्य है। नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया में क्रांतिक द्रव्यमान से क्या तात्पर्य है। तो देखो क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है कि वह द्रव्यमान जिससे कम द्रव्यमान पर नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया संभव ना हो वो क्या कहलाता है, क्रांतिक द्रव्यमान। जैसे आप ये मान लो कि इससे कम अगर आप यूरेनियम का कोई टुकड़ा लोगे तो जब आप उस पर न्यूट्रॉन की बौछार करवाओगे तो इससे 3 न्यूट्रॉन फ्री नहीं होंगे। तो कम से कम वह द्रव्यमान जिस पर नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया संभव ना हो, जिससे कम द्रव्यमान पर, वो क्या कहलाता है, क्रांतिक द्रव्यमान। अगर ये बहुत छोटा मान हो जाएगा, मतलब ये द्रव्यमान बहुत कम होगा, तो ये न्यूट्रॉन क्या करेगा कि इसको सीधा पार कर देगा, ये इसका विखंडन नहीं कर पाएगा। इसलिए वह द्रव्यमान जिससे कम द्रव्यमान पर नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया संभव ना हो वो क्या कहलाता है, क्रांतिक द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि न्यूक्लियन संख्या 16, न्यूक्लियन संख्या मतलब ये एक का मान दिया हुआ है कि एक नाभिक की त्रिज्या, तो ये r का मान दिया हुआ है। उस नाभिक जिसकी न्यूक्लियन संख्या, इसका मतलब ये भी न्यूक्लियन संख्या है, इसलिए इसको आप A1 बोलोगे, इसको आप क्या बोल दोगे A2। तो फिर ये क्या हो जाएगा R1, और पूछा है त्रिज्या क्या होगी तो R2 का मान पूछा है। यानी आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको A1 का मान दिया हुआ है 16, A2 का दिया हुआ है 120, R1 का दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻15 और पूछा किसका है, R2 का। अब एक रिलेशन आप जानते हो R = R0 A⁻1/3। अब अगर मैं R1 निकालूंगा तो R0 तो कॉन्स्टेंट और एक की जगह क्या जाएगा A1। इसी प्रकार अगर R2 निकालोगे तो R0 तो कांस्टेंट और एक ही जगह क्या आ जाएगा A2। अब मैं अगर इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग दूं R1/R2, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग देने पर R1/R2, R0 से देखो R0 कैंसिल आउट हो जाएगा, A1/A2⁻1/3। अब यहाँ से मान पुट करो, R1 का मान कितना दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻15, तो 3 × 10⁻⁻15। R2 पूछा है तो R2 लिख दो, और A1 का मान कितना है 16, A2 का मान 128। अब जब आप 16 का भाग 128 में दोगे तो कितने बार जाएगा, 8 बार। तो 3 × 10⁻⁻15/R2 = 1/8⁻1/3। यहाँ से 1/8⁻1/3 क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2 की आप क्यूब करोगे तो 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं R2 निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा 6 × 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक अक्ष की अर्धायु 3 सेकंड है। प्रारंभ में इस समस्थानिक के किसी प्रतिदर्श में 8000 परमाणु है। तो गणना कीजिए, एक बार तो 6 नियतांक और एक टाइम जिस पर प्रतिदर्श में 1000 परमाणु सक्रिय रहेंगे। तो देखो प्रारंभ में कितने परमाणु हैं 8000। तो मैंने क्या कहा था, जो प्रारंभ में परमाणु हो उनको क्या बोला जाता है N0। तो N0 की वैल्यू आपने 8000 लिख दी। उसके बाद कितने बचे,
विघटित होके 1000, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000। और देखो अर्धायु दी हुई है 3 सेकंड, तो अर्धायु को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल टी की वैल्यू क्या है 3 सेकंड। तो एक बार आपको लेमड़ा पूछा है, एक बार स्मॉल टी पूछा है। तो देखो फॉर्मूला आप जानते हो अर्धायु और छयांक में संबंध की टी इक्वल टू 0.693 अपॉन लेमड़ा। यहाँ से अगर मैं लेमड़ा निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा 0.693 अपॉन टी, तो 0.693 अपॉन 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.231 और सेकंड इनवर्स। याद हो तो मैंने लेमड़ा की यूनिट बताई थी और वो यूनिट क्या थी सेकंड इनवर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि n इक्वल टू एन नोट हाफ की पावर टी अपॉन टी। अब देखो n की वैल्यू दी हुई है कितनी है 1000, एन नोट की कितनी है 8000, हाफ टी अपॉन टी, तो स्मॉल टी की वैल्यू आप जानते हो कितनी है 3, तो टी अपॉन 3। तो यहाँ सोल्व करो, इसका डिवाइड कर दो, तो 1000 अपॉन 8000 इक्वल टू हाफ की पावर टी अपॉन 3। यहाँ पे आ गया 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू हाफ की पावर टी अपॉन 3, और 1 अपॉन 8 को क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन 2 की पावर क्यूब। आप क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 8। अब देखो दोनों का आधार समान है, तो 3 इज इक्वल टू टी बाई 3, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 88 Re226 के एक नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होता है। यदि अल्फा कण की ऊर्जा 4.662 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इस क्षय में कुल मुक्त ऊर्जा कितनी होगी। तो देखो सबसे पहले क्या क्या गिवन है, आप इसको जेड एक्सिस से कंपेयर करो, तो जेड की वैल्यू 88, एक की वैल्यू 226, और आपको अल्फा कण की ऊर्जा दे रखी है 4.662। तो जो फॉर्मूला होता है मुक्त ऊर्जा का वो होता है ए अपॉन ए माइनस 4 इंटू के ई अल्फा। तो बताओ ए का मान कितना दिया हुआ है 226, तो 226 ए माइनस 4, तो 226 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 224 इंटू के ई अल्फा का मान कितना है 4.662। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 4.746 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ जिसकी अर्धायु 22 ईयर्स है को क्षयित होकर 10% होने में कितना समय लगेगा। तो देखो क्या दे रखा है कि क्षयित होकर 10% होने में कितना लगेगा, यानी 10% हो जाएगा। तो एन अपॉन एन नोट की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है 10% को आप क्या लिख सकते हो 10 अपॉन 100। तो यहाँ पे एन अपॉन एन नोट की वैल्यू क्या दी हुई है 10 अपॉन 100, और यहाँ पे आपको अर्धायु दिया हुआ है कैपिटल टी की वैल्यू 22 ईयर्स। तो अब एक आप फॉर्मूला जानते हो कि एन अपॉन एन नोट इज इक्वल टू हाफ की पावर स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। एन अपॉन एन नोट की वैल्यू क्या है 10 अपॉन 100, तो यानी 1/10 इज इक्वल टू हाफ टी अपॉन 22। अब यहाँ से देखिए 1 इज इक्वल टू 1, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 10 इज इक्वल टू 2 की पावर टी अपॉन 22। अब मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूँ, तो आप यहाँ लिख दोगे कि लॉग लेने पर, तो जब आप लॉग लोगे तो ये लॉग 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा लॉग 1 की पावर b। तो इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है b log a, तो जो ये पावर में है वो आगे आ जाएगा, तो t अपॉन 22 log 2। तो यहाँ से log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो t अपॉन 20 log 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर मैं t निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा 22 अपॉन log 2, और log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, तो क्या आ जाएगा 73 ईयर्स। ये लगभग 72 पॉइंट समथिंग आएगा, तो जिसको आप क्या बोल दोगे 73 ईयर्स। इसी के साथ आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।